डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं वीएसके विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये देख के आप लोगों को खुशी तो हुई होगी कि चलिए विद्यासागर सर मैथ पढ़ाएंगे, ये तो कंफर्म हो गया। मैथ यूट्यूब पे आप लोगों को मैथ बिल्कुल फ्री में मिलेगा। हाँ, इसका एडवांस लेवल का आप लोगों को पढ़ना है तो एप्लीकेशन पे आपको मिलेगा, जो कि हमारा एप्लीकेशन है वीर कोचिंग सेंटर रोहतास। वीर कोचिंग सेंटर रोहतास हमारा एप्लीकेशन है, उस पर आप लोगों को क्लास मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों को देख रहे हैं कि नेम है वीर कोचिंग सेंटर रोहतास, ठीक है। ऑनलाइन फाउंडेशन बैच है ये आप लोगों को। यहाँ पे टेस्ट सीरीज इस ऐप में आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, जो कि एकदम आपको बेस्ट बनाने और बेस्ट रिजल्ट दिलाने के लिए अति आवश्यक है। स्टडी मटेरियल डिजिटल मिलेगा एकदम, जो कि आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आ जाएगा, ठीक है। लाइव क्लासेस ऐप पे मिलेगा और डाउट सेशन भी आप लोग के लिए दिया जाएगा। होमवर्क भी मिलता है और उसका सोल्यूशन भी लगभग करा दिया जाता है। और यहाँ अटेंडेंस आप लोगों को ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो ये तो आप लोग के लिए है, आप लोग के फायदा के लिए है, ठीक है। या ये मतलब यूँ कहिए ना कि मतलब ये हमारा काम है, अब बाकी सब मतलब आप लोग के लिए फायदे के लिए होता है, ये हमारे फायदे के लिए होता है। कहिए कैसे? तो देखिए, अगर आप क्लास नहीं करेंगे तो आपका अटेंडेंस नहीं बनेगा। अटेंडेंस नहीं बनेगा तो हम लोग के पास मैसेज आएगा कि ये लड़का अटेंडेंस नहीं बना है, ये क्लास नहीं किया है। तो हम लोग का टीम कॉल करेगा आप लोग के पेरेंट्स के पास। पेरेंट्स का भी नंबर उसमें ज्वाइन रहता है। ऐप में हर चीज़ है आप लोगों को पढ़ने के लिए। न्यू बैच है एकदम ताज़ा ताज़ा आप लोगों को। ये मात्र आप लोगों को 1000 के कोर्स में दिया जा रहा है 1 साल के लिए। 1 साल के लिए पूरा 11th क्लास आप लोगों को ये जो है कोर्स में मतलब सारा चीज़ कंप्लीट मिलेगा। बिहार के जितने भी स्टूडेंट हैं हर चीज़ मिल जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, इंग्लिश और हिंदी। साइंस वाला का मिल जाएगा। आर्ट्स वाला का भी फी यही है, लेकिन उन लोगों का कोर्स अलग है। आर्ट्स वाला अगर कोर्स लीजिएगा तो आर्ट्स का टोटल विषय मिल जाएगा। साइंस वाला लीजिएगा तो साइंस का टोटल विषय साल भर के लिए मिल जाएगा। तो चलिए आप लोगों के लिए हम आते हैं यूट्यूब पे, क्योंकि हम लोग जो क्लास लाए हैं उस क्लास के बारे में बात करना है। तो खैर आप लोग खुशी मनाइए कि यहाँ पे आप लोगों के लिए खुशी वाला बात यह है कि आप लोगों का मैथ का क्लास आ गया। जिसका इंतजार था बेसब्री से, वो मैथ का क्लास आ गया। मैथ की क्लास में आप लोग जानिएगा कि मैथ जो होता है यहाँ पे 12वीं क्लास के मैथ होता है आप लोगों को 100 नंबर का होता है 12वीं क्लास। यहाँ पे आप लोगों को 100 नंबर का 12वीं क्लास का मैथ होता है, ठीक ना। तो 100 नंबर का जब 12वीं क्लास का मैथ होता है आप लोगों को, तो 100 नंबर के लिए तैयारी करना पड़ेगा। और 100 नंबर के लिए तैयारी करने के लिए आप लोगों के पास 2 साल का समय है। और 2 साल हमारे साथ बने रहिए। रिजल्ट हम देंगे आप लोगों को मैथ में 95+। इस चीज़ के टारगेट लेकर हम चल रहे हैं, आप लोग बस मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए आप लोगों के लिए सबसे पहला आप लोगों को बात आता है। तो इसमें आप लोगों को मैथ पढ़ना है 11th का सबसे पहले। 11th का जब मैथ पढ़िएगा तो 11th का मैथ यानी आप लोगों को गणित। गणित में आप लोगों को जो पाठ 1 देखिएगा तो वो है हमारा समुच्चय। इसका इंग्लिश सेट्स होता है। क्या होता है? सेट्स। यानी ये जो है आप लोगों को संपूर्ण नोट्स है। संपूर्ण नोट्स ये आप लोग को नोट्स से हम पढ़ा रहे हैं। अभी तो मतलब डिफिनेशन बताना है आप लोगों को, बेसिक बताना है, जो कि छोटा मोटा जो भी नॉलेज है इसको पढ़िएगा तभी आप लोग चैप्टर बनाइएगा। ये नहीं कि हम डायरेक्ट मतलब ले चलें आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 में और मतलब जो भी क्वेश्चन है सोल्यूशन करा दें, ये नहीं है। आपको पहले समझाएंगे, बेसिक नॉलेज देंगे सरल भाषा में एकदम, तब जाके आप लोगों को पाठ क्लियर कराएंगे। चलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा ताकि आप लोगों को मज़ा आता रहे, ठीक ना, असली का नॉलेज भी मिलता रहे। तो चलिए अब हम लोगों का सबसे पहला जो बात आता है यहाँ पे आप लोगों को कि पाठ का नाम क्या है? समुच्चय। समुच्चय मतलब सेट्स। अब कहेगा सर हम ये नाम सुने हुए हैं, जो समुच्चय है हम नाम सुने हुए हैं। तो नाम आप सुने हैं, कहाँ सुने हैं? सेट्स। तो सेट्स आप नाम सुने हैं, जैसे सेट्स है ना, सेट्स में जैसे मान लीजिए एस हटा दीजिए तो बन जाएगा ये सेट। क्या बन जाएगा आप लोगों को? सेट बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को सेट बन जाएगा, तो सेट बनेगा तो सेट का मतलब क्या होता है? ये भी बात आप लोगों के लिए समझने वाला बात है कि सेट का मतलब क्या होता है। तो देखिए आप लोगों को सरल भाषा में जैसे बताते हैं, जैसे आप लोगों के कभी घर या किसी आस पड़ोस या रिश्तेदार में कोई शादी वगैरह लगता है तो दूल्हे का सेट दिया जाता है। तो लोग बोलता है एक सेट कपड़ा दे दिए। तो एक सेट कपड़ा दे दिए, इसका मतलब समझ रहे हैं? जैसे उसका चड्डी, बनियान, तौलिया, कुर्ता फुल पैंट, तो मान लीजिए मतलब शर्ट पैंट तो मतलब ये तो जरूरी है
पैताबा मतलब जुराब, मतलब हर चीज दिया जाता है। सेट का मतलब एक तरह से पूरा समूह दिया जाता है, जो भी चीज का समूह दे रहे हैं। चलिए ठीक है, अभी तो आप लोग दूल्हा वाला बात समझ गए। अब इसके बाद आप समझिए, जैसे मान लीजिए आप ये भी जानते होंगे, जैसे लड़की लोग का जो तिलक चढ़ता है उसको बोला जाता है ड्रम सेट। ड्रम सेट आप लोगों को पता होगा। तो ये ड्रम सेट जो है आप लोगों को, ड्रम सेट जो बर्तन वगैरह नहीं चढ़ता है, तो बर्तन वगैरह आप लोगों को चढ़ता है। चलिए यहाँ पे एक मक्खी परेशान कर रही है, पता नहीं कहाँ से आ गई। चलिए देखिए, इतना सारा कलर ऑटोमेटिक करवा दे रही है। चलिए, गुस्सा दिला रही है मक्खी, मक्खी को जान से मारना पड़ेगा। खैर चलिए, यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि सेट। अब सेट मतलब आप लोगों को पता करना पड़ेगा पहले सेट। तो ड्रम सेट, लड़की का तिलक चढ़ता है ड्रम सेट ना। ड्रम सेट में क्या रहता है? बहुत सारे बर्तनों का समूह रहता है। चम्मच, गिलास, छोलनी, ढक्कन, शायद प्रेशर कुकर, गमला, तस्तरी, मतलब थरिया, लेके थरिया घूम मांगे ला तरकरिया। तो ये सब भी, जो भी मतलब कहने का मतलब चाकू वगैरह, मतलब जो भी थोड़ा सा मतलब चिमटा वगैरह, चाउमीन खाने वाला कांटा चम्मच, ये वो मतलब बहुत सारा उसमें बर्तन रहता है। तो हम लोग बोलते हैं ड्रम सेट। क्या बोलते हैं? ड्रम सेट। तो सेट जो है ना, मतलब एक वो चीज का सेट नहीं है। जैसे लोग बोलता है ना, जैसे हम पूरा लाइव क्लास लेने के लिए पूरा सेट ही लगवा लिए हैं। जैसे सेट लगवा लिए हैं, इसका मतलब कैमरा, मरकरी, डिजिटल बोर्ड, माइक, स्टैंड, लाइट, वायरिंग, जो भी मतलब फैसिलिटी है हमारे पास, हर चीज़ का हम सेट लगा लिए हैं। तो एक सेट आप लोग समझ गए ना। चलिए, जैसे हम आज से कुछ पहले सुपारी सेट, एक कपड़ा होता था, वो लिए थे सुपारी सेट। तो सेट में उसमें 3-4 गो कपड़ा हुआ करता था। तो क्या तीनों चारों लिए तब ना हम सेट कह रहे हैं। तो मतलब कभी भी अगर समूह लीजिएगा ना, तब एगो सेट हुआ। समझ गए ना। चलिए, अच्छा जैसे मान लीजिए लोग ऐसे बताता है आप लोगों को, जैसे हर चीज़ कुछ चीज़ कर लेता है, मतलब या करता है, तो लोग बोलता है ना, ये जो काम कर रहा था सेट हो गया, तो हाँ हाँ सेट हो गया। चाहे शादी सेट हो गया, तो हाँ शादी सेट हो गया। सेट आप लोग को सुनने के लिए बहुत ही जगह मिलता है कि नहीं मिलता है? तो शादी सेट हो गया, शादी फिक्स हो गया, मतलब शादी सेट हो गया। तो शादी सेट हो गया, इसका मतलब ये है कि शादी के जितने भी रस्म हुआ, शादी में जितने भी काम काज होता है वो हो गया, लगभग नहीं, तो वो लोग बोलता है सेट। तो खैर सेट अभी हम जाने, अब हम लोग को जानना है सेट्स। क्या जानना है? सेट्स। सेट्स का इंग्लिश मतलब हिंदी क्या होता है आप लोग को? समुच्चय। अब समुच्चय है क्या, वो जानेंगे। तो सबसे पहले अब यहाँ बात करते हैं समुच्चय की परिभाषा। जैसे देखिए, आप लोग को पीडीएफ मिल रहा है, डिटेल्स में मिल रहा है, किसी को कहीं पे कोई दिक्कत नहीं मिलेगा। एक भी दिक्कत मिलेगा ना, तो उसके लिए हम खड़ा है, आप लोग के लिए, आप लोग के साथ खड़ा है, कहीं से कोई दिक्कत होने ही नहीं देंगे। अब यहाँ पे देखिए, वस्तुओं के सुपरिभाषित मतलब वेल डिफाइंड समूह अथवा संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ध्यान दीजिए, वस्तुओं के, किसका? वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह अथवा संग्रह को समुच्चय कहते हैं। इसको और छोटा करते हैं समझने के लिए, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। देख लीजिए, इतना छोटा, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। कहेंगे सर संग्रह मतलब क्या होता है? संग्रह हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, संग्रह मतलब समूह। क्या? समूह। जिससे ग्रुप होता है ना, कैसे आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप खेलते हैं, तो इस ग्रुप में गुड मॉर्निंग का मैसेज भेज दिया, तो वो लोग बोलता है हमको ये इस ग्रुप में कौन ज्वाइन कर लिया, हमको निकालो। अरे बेवकूफ़, निकालो का? ऐड कर दिया बेचारा गलती से, चाहे तुमको दोस्त मानता होगा, डाल दिया, निकल जाओ अपने से, निकाल लो। भाव क्या लिखा रहा है? लड़कियों से ज़्यादा भाव को लड़का खाता है ग्रुप में ऐड कर देने पे। तो खैर यहाँ पे देखिए, वो समूह है। क्या है? समूह मतलब ग्रुप। तो कभी भी अगर ऐसा समूह बने जो सुपरिभाषित हो तो समुच्चय कहलाएगा। अगर ऐसा कोई ग्रुप, ऐसा कोई समूह जो सुपरिभाषित हो, उसको हम लोग समुच्चय कह देंगे। क्या कह देंगे? समुच्चय कह देंगे। कहीं ना कि सर हम नहीं समझ पा रहे हैं, आप कहते हैं कि हर चीज़ समझा देंगे, हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो हमको भी पता है नहीं समझ पा रहे हैं, क्या कि आप लोग के लिए नया शब्द आया है, एगो सुपरिभाषित आ गया है शब्द। अब सुपरिभाषित मतलब होता क्या है? तो यहाँ बात समझिए, यहाँ सुपरिभाषित शब्द का तात्पर्य है वस्तुओं के संग्रह में होने या नहीं होने के बारे में कोई अनिश्चितता या मतभेद नहीं होना चाहिए कि होगा
भी मतलब होगा भी, नहीं भी होगा। ये चीज़ का मतभेद नहीं होना चाहिए, फिक्स बता दीजिए होगा कि नहीं होगा, ये चीज़ रहना चाहिए। मतलब वस्तुओं को जो संग्रह बनने वाला है, माने ग्रुप बनने वाला है, समूह बनने वाला है, वो होने या नहीं होने के बारे में अनिश्चितता या मतभेद नहीं होना चाहिए। या तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, स्पष्ट रूप से बताना पड़ेगा, तब जाके समुच्चय होगा। तो ये चीज़ है आप लोगों को। सुपरिभाषित का मतलब ये है कि समूह, जो ऐसा समूह हम लिए हैं, संग्रह लिए हैं, या तो होने या नहीं होने, होने या नहीं होने का कोई मतभेद नहीं रहना चाहिए। मतलब कोई बात इधर उधर नहीं होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए कि ये होगा तो होगा, कन्फर्म। जैसे मान लीजिए हम आप लोगों से पूछें कि आप लोग ये हमको बताइए कि जे अक्षर से, जिसे आप लोगों को पाठ में भी आएगा, जे अक्षर से शुरू होने वाले महीनों के संग्रह। जैसे देखिए हम लिखते हैं वर्ष में, वर्ष में जे अक्षर, जे अक्षर से प्रारंभ, प्रारंभ महीनों का समुच्चय नहीं तो संग्रह। तो यहाँ पे आप लोग को समुच्चय कहेंगे, क्या है कि ये वेल डिफाइंड है, माने सुपरिभाषित है। क्या है? सुपरिभाषित है। तो कहिए ना कि सर हमको ये चीज़ लिख के दिखाइए, तो देखिए हम लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं आप लोग को। तो देखिए समुच्चय लिखने की एक विधि है, आप लोग को बता देंगे, अभी हम लिख दे रहे हैं। बस समुच्चय लिखने मंझला कोष्ठक के भीतर लिखा जाता है। अब देखिए जी अक्षर से प्रारंभ होने वाला कौन है? तो जनवरी है, ठीक है। यहाँ पे चलिए ये होगा जनवरी, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे जी अक्षर से जून है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है? जुलाई है। तो ये तीनों होगा कि नहीं होगा? अच्छा, अब ये बताइए, अगर हम आपसे पूछे जी अक्षर से शुरू होने वाला, तो आप कहिएगा कि सर सितंबर होगा? नहीं ना। सब लोग से अगर पूछेंगे तो जनवरी, जून, जुलाई कहेगा। अगर जनवरी फरवरी उसको आता होगा सही से, तो यही तीनों कहेगा। हम ही नहीं, आप ही नहीं, पूरा दुनिया कहेगा यही। माने कौची, इसके बारे में कोई मतभेद नहीं है, क्योंकि ये फिक्स है कि यही होगा तो होगा। तो ये एक प्रकार का क्या हो गया? समुच्चय हो गया आप लोग का। ये एक प्रकार का समुच्चय हो गया। तो कही ना कि सर बताइए, आप तो समझाते हैं हर चीज़, तो ये भी बताइए कोई वन समूह समुच्चय नहीं होगा? तो समुच्चय देखिए ये वाला नहीं होगा। जैसे मान लीजिए दे दें 10 खतरनाक, खतरनाक होगा ना कि खतरनाक, खतरनाक 10 खतरनाक जानवरों का समुच्चय, जानवरों का समुच्चय। चलिए, हम जितना कंटेंट देने पे भरोसा रखते हैं, हम उतना लैंग्वेज पे भरोसा नहीं करते हैं। तो हर चीज़ ई देखिए, वो देखिए। अब यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, खतरनाक ख होता है कि क होता है? खतरनाक, शायद खतरनाक होता है, ख होता होगा। चलिए, खतरनाक जानवरों का समुच्चय। अच्छा बताइए, 10 खतरनाक जानवरों का समुच्चय हम आपसे पूछेंगे तो क्या कहिएगा? कि सर सांप लिख दीजिए, मान लीजिए सांप लिखने के बाद शेर लिख दीजिए, बंदर लिख दीजिए, कोई कहेगा कि कंगारू लिख दीजिए, कोई कहेगा हाथी लिख दीजिए, कोई कहेगा जो भी है चीता लिख दीजिए, भालू लिख दीजिए, भेड़िया रख दीजिए, जिराफ रख लीजिए। मतलब इस तरह से आप लोग अपना अपना अनुसार कहिएगा। अगर कोनो से कहेंगे ना तो वो कहेगा नहीं नहीं, शेर खतरनाक नहीं है। क्यों? अगर शेर का जो ट्रेनर रहेगा, जो शेर को पालता है चिड़ियाघर में, तो शेर कहेगा बे शेर कहाँ खतरनाक है, शेर को तो हम रात दिन पालते हैं, तो उसके लिए शेर खतरनाक नहीं होगा। माने आप शेर कह रहे हैं खतरनाक है, और वो कह रहा है शेर खतरनाक नहीं है, तो यहाँ दो आदमी के बात बदल गया कि ना बदल गया? अगर सपेरा के पास जाइएगा, जो सांप सर पर पालता है, सर पर पकड़ता है, तो वो क्या बोलेगा? सपेरा हम हैं, हम सपेरा हैं, सांप हमसे डरता है, हम नहीं सांप से डरते हैं, सांप खतरनाक नहीं है। तो बताइए, तो आप लोग कह रहे हैं सांप खतरनाक होता है, और सपेरवा कह रहा है सांप खतरनाक नहीं होता है। उससे पूछिएगा तो 10 को दूसरा दूसरा जीव के नाम रख देगा। आपसे पूछा जाएगा तो दूसरा दूसरा रख दीजिएगा, हमसे पूछिएगा तो दूसरा दूसरा रख देंगे। तो बताइए ये फिक्स है? नहीं ना फिक्स है। तो ये फिक्स नहीं है, तो ये एक प्रकार का समुच्चय नहीं होगा, एक प्रकार का समुच्चय नहीं होगा। ये भी बात याद रखिए, ठीक ना। तो ये बात आप लोग को जानना चाहिए, कौन समुच्चय होगा, कौन समुच्चय नहीं होगा। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों को जान ही गए, तो एक और, जैसे मान लीजिए आपको कहेंगे भारत के
भारत के 10 सर्वश्रेष्ठ 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 बल्लेबाजों 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 का समुच्चय या संग्रह, संग्रह भी हो सकता है, मतलब संग्रह या समुच्चय। तो अब ये बताइए होगा कि नहीं होगा, मतलब वेल डिफाइंड में सुपरिभाषित है, माने फिक्स है। तो भैया फिक्स नहीं है सर, कैसे हमसे कहिएगा ना, तो देखिए हम मानते हैं मुंबई इंडियंस को, थोड़ा मतलब ज़्यादा पसंद करते हैं मुंबई इंडियंस को, मतलब फैन है एक प्रकार का मुंबई इंडियंस का। तो जो मुंबई इंडियंस में अगर 11 प्लेयर है ना, तो उसी में से हम 10 को ले लेंगे कोनो। आप सोचते रहिए, महेंद्र सिंह धोनी बहुत अच्छा किया है देश के लिए, लेकिन हम रोहित शर्मा को कह देंगे, हार्दिक पांड्या को कह देंगे, कुणाल पांड्या को कह देंगे, किरण पोलार्ड को कह देंगे, या मान लीजिए मतलब जो भी है सर, किरण पोलार्ड को नहीं कहेंगे क्या कि भारत के है ना, तो भारत के मान लीजिए दूसरा दूसरा कहना है ना, तो असली मतलब दूसरा दूसरा कह देंगे। अब विराट कोहली कहिएगा, हम विराट कोहली नहीं कहेंगे। आप शिखर धवन कहिएगा, हम शिखर धवन नहीं कहेंगे। आप अजिंक्य रहाणे कहिएगा, हम अंबाती रायडू कह देंगे। तो मतलब फिक्स नहीं रहेगा। आप कोनो बुमराह, मतलब सॉरी बुमराह तो ये गेंदबाज है, हम बल्लेबाज का पूछे हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब आप अलग कह रहे हैं, हम अलग कह रहे हैं, तो कभी भी बताइए फिक्स है, ये फिक्स नहीं है, मतलब दूसरा भी हो सकता है ना, तो दूसरा भी हो सकता है, फिक्स नहीं है मतलब सुपरिभाषित नहीं है। और जब सुपरिभाषित नहीं है तो समुच्चय नहीं है, तो ये समुच्चय नहीं होगा। आप लोग को जब एक्सरसाइज बनाएंगे ना हम लोग, एक्सरसाइज 1.1, तो ये सब क्वेश्चन मतलब ये है, तब ये समुच्चय है या नहीं है, ये चीज़ आप लोग जान लीजिए। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं आप लोगों को। तो नीचे अब देखिए दिया गया है आप लोग को समुच्चय। अब समुच्चय जो है आप लोग को संबंध और फलन को बढ़ाने के लिए, जानने के लिए है समुच्चय। तो देखिए समुच्चय एक सिद्धांत है, क्या है, सिद्धांत है। तो समुच्चय सिद्धांत का विकास जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर द्वारा किया गया। अब जॉर्ज कैंटर का जन्म माना जाता है 1845 और उसके मृत्यु जो माना जाता है 1918। यानी कहने का मतलब आप लोगों को केवल इतना जान लीजिए, समुच्चय सिद्धांत का विकास किसने किया, तो जॉर्ज कैंटर ने, जॉर्ज कैंटर, बस नाम आप लोग जान लीजिए, नाम ही काफी है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप लोग को आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है, समुच्चय सिद्धांत की सहायता से किसी तथ्य को व्यापक रूप से व्यक्त किया जा सकता है एवं प्रतीकों की सहायता से भाषा को भी कम किया जा सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे बात समझिए यहाँ पे पहले बात समझिए, मतलब आप लोगों को थोड़ा सा बात समझिए ना, हम कह रहे हैं बात समझिए, तो बात समझिए, ठीक ना। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, समुच्चय सिद्धांत का यूज करेंगे कब, जब मतलब व्यापक रूप से करवाना हो तब, और भाषा को कम करवाना हो तब। यहाँ पे क्या लिखा गया है, भाषा को कम किया जा सकता है कौची के इस्तेमाल से, तो समुच्चय सिद्धांत के इस्तेमाल से। जैसे मान लीजिए हमको कोई चीज़ चाहिए, या आप लोगों को कोई चीज़ चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, स्कूटी चाहिए, लैपटॉप चाहिए, या मान लीजिए दोस्त के बारात में जाना है, दोस्त के भैया के बारात में जाना है, तो आप लोगों को पापा से छुट्टी लेना पड़ेगा। और पापा से छुट्टी लेना पड़ेगा तो आप लोग का तो बात लगेगा नहीं, क्या कि आप अभी 4 दिन पहले ही बगल वाला से झगड़ा करके बैठे थे, पापा 2-3 लपड़ देबो किए हैं, और फिर कहिएगा जाने के लिए, जाने नहीं देंगे, तो आप लोग कहिएगा ना रहो। एगो उपाय बउए हमारा भी, तो उपाय है कौन, तो उपाय यही है कि जाके मम्मी से कहिएगा। अब मम्मी से कहेंगे तो मम्मी पे तो पापा फिदा हैं, अब मम्मी की तो बात मानेंगे, तो मम्मी का बात मानेंगे तो क्या होगा, मम्मी अगर एक बात कह देगी ना तो पापा मान जाएंगे। तो इसलिए मम्मी से हम लोग जुगाड़ लगाते हैं। तो मम्मी देखो ना, दोस्त के भैया के बारात है, वो बोल रहा है कि चलना है तुमको, जयमाल पे चढ़ेंगे दोनों लोग, क्योंकि दोस्त के भैया के बारात है। तो उसमें जाने के लिए मम्मी को हम लोग हर चीज़ से मोटिवेट कर देंगे, तो मम्मी ऐसे ऐसे बात बोलना है, ये करना है, वो करना है। हम लोग डायरेक्ट पापा से बोलेंगे, पापा 2-3 नंबर दे देंगे, डांटेंगे, नहीं जाना है अभी छोटा है उम्र में, नहीं जा सकते हो। लेकिन मम्मी से कहवाएंगे तो मम्मी की बात जो है व्यापक रूप से, क्या व्यापक, व्यापक का मतलब होता है जिसका प्रभाव पड़े, तो मम्मी कहेंगी तो प्रभाव पड़ेगा, तो मम्मी पापा से कहेंगे तो प्रभाव पड़ेगा, तो व्यापक रूप हो गया। तो व्यापक रूप से प्रभाव पड़ेगा और वो एक प्रतीक, तो सुन तनी लइकवा कहता न जाए के भैया के बारात के तो दोस्त के हैसन,
जाए दी ना ऐसा ढेर दिन घर ही बाप चाहे पढ़ल ठीक पढ़ल कोई दिक्कत नहीं है जाए दी। तो उ प्रतीक द्वारा एगो संकेत द्वारा कहेंगी आ कहेंगी ना भाषा का कम उपयोग करेंगे क्या है कि मम्मी ना है। आज कोनो कोनो के तो मम्मी ऐसा नहीं है ना तो ओकरा से पापो डरते हैं, टेंशन नहीं लेना है। एक बार मम्मी के हिंट मिला तो कामे खत्म और पापा के टेंशन नहीं है। बस जाके फुल पैंटे या जीन्स पहनिए आप बारात के जाने के टेंशन भूल जाइए, मम्मी सब देख लेंगे। तो एगो इसी पे चुटकुला आप लोगों को कहा जाता है कि नहीं, अगर घर में कोई बर्तन टूट गया हो आ कोई शोर शराबा या हल्ला गुला नहीं हो रहा हो तो समझ लीजिए बर्तन मम्मी से टूटा है। नहीं, कोई भी कांच या गिलास टूट जाए और घर में शोर शराबा नहीं हुआ तो समझ लो मम्मी से गिलास टूटा है, नहीं तो अगर दूसरा से टूटा रहेगा तब तो घर में शोर शराबा होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को काम भी हो गया कब, भाषा का कम उपयोग करके, और व्यापक रूप से वो बात हुआ, उस पर असर हुआ। तो इसलिए हम लोग समुच्चय सिद्धांत का उपयोग करेंगे कि किसी न किसी चीज पे असर हो, मतलब व्यापक रूप से हो वो काम, आ संकेत आ प्रतीक के द्वारा ये काम हो जाए, आ भाषा का कम उपयोग करना पड़े। जैसे कहिए कि सर मान लीजिए तो कहानी जैसे समझा रहे हैं तो कोई समझा देगा कहानी जैसा, आप समुच्चय को सिद्धांत को समझाइए ना, समुच्चय सिद्धांत में समझा रहे हैं तो देखिए समुच्चय सिद्धांत हम भी बता रहे हैं, आप लोग कहानी कबले बता रहे थे। ठीक, चलिए कहानी लग रहा था समुच्चय सिद्धांत बता देते हैं। अब देखिए समुच्चय सिद्धांत जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं आपको कि देखिए समुच्चय सिद्धांत जैसे मान लीजिए ये सेट ए है, अभी आप लोग को समझना नहीं है सेट ए, अभी हम लोग बता रहे हैं, अभी सिखाएंगे धीरे धीरे, ठीक ना। अब कहेंगे मान लीजिए 5 के 5 प्रकृत, चाहे चाहे ऐसे कहेंगे, मान लीजिए कहेंगे सेट ए बराबर स्वर अक्षरों का समुच्चय, स्वर अक्षरों क्या कहेंगे, समुच्चय कह देंगे। तो अब देखिए स्वर अक्षरों से समुच्चय कहना है तो इसके बदले आप ऐसे काहे इतना बड़ा लिख रहे हैं, यहाँ से पहुँच जा रहे हैं यहाँ तक। अब इसके बदले आप लोग डायरेक्ट लिख दीजिए ए ई आई ओ यू, आसानी से हो गया कि नहीं हो गया। भाषा का हम कम उपयोग किए कि नहीं किए, इसमें देखिए तो एगो दूगो तीन गो इसी में अक्षर लिख दिए, तीन गो इसमें, एगो इसमें, 5 गो इसमें, यानी कहने का मतलब हम लोग उतना लिख रहे हैं, अब 5 गो में काम हो गया कि ना हो गया। जैसे मान लीजिए कभी कभी बहुत बड़ा होगा, कभी कभी बहुत बड़ा होगा तो भाषा का कम उपयोग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, समुच्चय सिद्धांत के रूप में लिख देंगे, हम लोग का काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लोगों को लगता है कि कंटेंट देने में सर देर कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं पढ़ाने में, तो कहिए ना कि सर थैंक यू, इसी तरह से लेट कीजिए ताकि हम लोग का हर चीज़ समझ में आ जाए। बस आप लोग ये कहिए ना कि सर आप लेट कीजिए, यहाँ हम बैठ के खाना नहीं खा रहे हैं, आप लोग के लिए कुछ ना कुछ कंटेंट ही दे रहे हैं, तो आप लोग लेट करवाइए मेरे से और जानबूझ के। यहाँ पे देखिए जिन वस्तुओं से समुच्चय का निर्माण होता है उस समुच्चय के अव्यय कहते हैं, क्या कहते हैं, समुच्चय के अव्यय। जैसे कहने का मतलब मान लीजिए अगर हम समुच्चय अभी अभी बनाए थे, आप लोगों को अभी ज़्यादा उदाहरण नहीं ले रहे हैं, अभी समुच्चय जब बताने लगेंगे तब, अभी तो धीरे धीरे जान रहे हैं, ठीक ना। तो अभी देखिए हम बनाए थे ए ई आई ओ यू से हम एक समुच्चय बनाए थे, समुच्चय बनाए थे तो समुच्चय बनाने में हमको क्या क्या यूज करना पड़ा है, तो एगो ए ई आई ओ यू, ये 5 को यूज किए हैं ना, तो पांचों जो है ना समुच्चय का अव्यय है। क्या है, अव्यय है। तो ये क्या है, अव्यय है। ये क्या है, अव्यय है। ये क्या है, ये भी अव्यय है, ये भी अव्यय है और ये भी अव्यय है। 5 अव्ययों से मिला है ये समुच्चय में, 5 गो अव्यय है। तो अव्यय आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो मतलब समुच्चय बनाने में जो चीज़ का हम यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, वो क्या है, अव्यय है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम आप लोगों को, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए दिए गए हैं आप लोगों को, यदि x किसी समुच्चय A का अव्यय है तो इसे x बिलोंग्स ए, इसको क्या कहता है, बिलोंग्स ए से, तथा यदि x किसी समुच्चय A का अव्यय नहीं है तो इसे x डज नॉट बिलोंग्स से प्रदर्शित किया जाता है। इसको मतलब कहने का मतलब ऐसे कर लीजिए, इसको मतलब मान लीजिए कुछ कोई भी चीज़ अगर x ले रहे हैं, सेट A में अगर है तो समझ लीजिए बिलोंग्स टू, है ना, नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। जैसे कहने का मतलब जिसे बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी का एक उदाहरण के नाम पे हम जैसे मान लीजिए ले रहे हैं किट्टू, ठीक है। किट्टू आप लोग के घर में ही किसी न किसी के नाम होगा, किसी के बगल या पड़ोसी के नाम होगा। तो मान लीजिए हम एक लेते हैं, किट्टू जो है पूर्णिया जिला की लड़की है। किस जिला की लड़की है, पूर्णिया जिला के।
तो यहाँ पे पूर्णिया, ठीक है। तो यहाँ पे किट्टू बिलोंग्स पूर्णिया, ठीक ना। अब यहाँ मान लीजिए लिखना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए हमारा नाम क्या है, सागर, तो सागर नॉट बिलोंग्स पूर्णिया, ठीक ना। मतलब किट्टू पूर्णिया के है लेकिन सागर पूर्णिया के नहीं है। ये हो गया बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स का आपका आप लोग मतलब जान गए होंगे। जैसे मान लीजिए हम बिहार से हैं तो विद्यासागर सर बिलोंग्स टू बिहार, ठीक ना। तो मतलब हम उससे संबंधित है, चाहे उसका अव्यय है, चाहे उसका हम आदमी है, चाहे उस राज्य में उस जिला में रहने वाले आदमी हैं या लड़का है कि नहीं। तो बिलोंग्स टू का मतलब उसमें है और नॉट बिलोंग्स टू का उसमें नहीं है। तो एक्स अगर है तो ऐसान का चिन्ह देना पड़ेगा, अगर नहीं है तो ऐसान का चिन्ह देना पड़ेगा। ऐसान का कहने का मतलब इसको कहिएगा बिलोंग्स टू, इसको डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बताते हैं आप लोगों को। जैसे देखिए संकेत आप लोगों को लेना है। अब संकेत लेना है तो संकेत मतलब साइंबल, और साइंबल यहाँ पे आप लोगों को इसे भी माने और या भी होता है, भी मतलब और या होता है। तो खैर आप लोग को संकेत ये समुच्चय के रूप में लिया जाता है, तो उसको हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे ज़्यादातर, है ना, मतलब इस पाठ में यूज नहीं करेंगे। ये माने होता है आप लोगों को एंड या और, तो ये दोनों का हम लोग यूज नहीं करने वाले हैं। बस जानकारी के लिए आप लोग जान लीजिए, यूज नहीं करेंगे, ठीक। अब आगे देखते हैं। अभी इसका अर्थ क्या होता है तो इसको बताइए ना जी। बिलोंग्स टू माने अव्यय है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने सेट ए में दे रहे हैं आप लोग को 1 3 4 8 9 इस तरह से। तो यहाँ पे एक बिलोंग्स ए कह दें कि नहीं, माने एक जो है सेट ए का अव्यय है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे दे देंगे आप लोग को दू, तो दू डज नॉट बिलोंग्स ए, माने जो दू जो है सेट ए का अव्यय नहीं है। इसमें कहाँ दू है, नहीं ना है, तो नहीं है तो माने डज नॉट काट लीजिएगा। इस तरह से आप लोग को अगर रहेगा तो इस तरह से और नहीं रहेगा तो इस तरह से। आप लोग को अब समझ में धीरे धीरे आ रहा होगा, तो धीरे धीरे ही तो पटरी पे ला रहे हैं, काहे टेंशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए इस चिन्ह को देखिए आप लोग। अब इस चिन्ह को कहता है डज नॉट बिलोंग्स टू। डज नॉट बिलोंग्स टू का मतलब है अव्यय नहीं है, अव्यय नहीं है। तो यहाँ पे वही ना लिखे हैं जी, डज नॉट बिलोंग्स टू, माने दू जो है सेट ए का अव्यय नहीं है। इसमें देख भी रहे हैं तो कहाँ दू मिल रहा है कि नहीं। चलिए अब इसका मतलब होता है आप लोगों को सी जैसा दिख रहा है लेकिन सी नहीं है, इसको कहता है इन ए प्रॉपर सबसेट, इन ए प्रॉपर सबसेट। लेकिन आप जान रहे हैं मैथ बनाने में क्या कहिएगा, या हम कहेंगे कोची सबसेट कहेंगे, क्या कहेंगे इसको हम लोग सबसेट कहेंगे, ठीक ना। एक सही उपसमुच्चय है, क्या है, एक सही उपसमुच्चय है, ठीक। अब इसको यहाँ पे देखिए, इसको देखिए, ये सबसेट करके काट दिया गया है, तो मतलब इन ए नॉट सबसेट, इन ए नॉट सबसेट है, ठीक ना। मतलब एक उपसमुच्चय नहीं है, मतलब एक उपसमुच्चय नहीं है। किस तरह कहेगा सर सबसेट नॉट सबसेट वाला बात बता दीजिए अभी ने। तो देखिए हम बता के भी अभी कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आप लोग जिद ही कर रहे हैं तो चलिए हम बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम दे देते हैं सेट ए में 1 2 3, ठीक ना, 1 2 3, और सेट बी में यहाँ पे दे देते हैं 1 2 3 4 और यहाँ पे आप लोगों को 5, इस तरह से दे देते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे देने का मतलब ये है, बंद करो को ना, वो चार्ज नहीं होगा तुम्हारा। आईपीएल देखने के लिए एकदम बाबू बर्बाद हो जाएगा इस हमरे, छोटा मोटा नन्हा मुन्ना हो बाबू, पढ़ो लिखो। चल देखो इसमें देखेंगे कि ए और बी, तो सेट ए में हम इतना लिखें और सेट बी में हम इतना लिखें, तो देखो सेट ए में के जितना है ना सब के सब बी में है कि नहीं है, तो ए वाला जो है बी में है, तो यानी ए सब सेट बी, बात है कि नहीं है। तो ए सबसेट बी, अच्छा मतलब ए वाला सब के सब बी में रहेगा तो ए सबसेट बी हो जाएगा। लेकिन अगर कोई कहेगा बी वाला सबसेट अगर ए में है, कि ए में देखिए हे में के सब इसमें है तो हे में के सब इसमें नहीं है, 4 5 है जी इसमें नहीं ना है, तो इसको काट देंगे, तो नॉट इन ए नॉट प्रॉपर सेट माने नहीं है। ये बात आप लोगों को याद रखना चाहिए, जानकारी रखना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम, चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं।
तो समुच्चयों के कुछ उदाहरण जिनका हम गणित में उपयोग करेंगे, जो गणित में यहाँ पे करेंगे, तो समुच्च के कुछ उदाहरण यहाँ पे देखिए आप लोग। यहाँ पे देखिए एन, एन मतलब होता है नेचुरल नंबर, मतलब यहाँ पे सभी प्रकृत संख्या का समुच्च कहेंगे। कब? जैसे एन माने होता है हम लोगों का क्या, नेचुरल नंबर में प्रकृत संख्या, लेकिन एन के बाद देखिएगा तो यहाँ दो गो बिंदु दिया गया है जिसको हम लोग कहेंगे जहाँ, क्या कहेंगे, जहाँ। यहाँ पे देख रहे हैं ना, सब पे दो दो गो बिंदु दिया गया है, दो गो बिंदु दे दिया तो हम लोग क्या कहेंगे, अब सभी प्रकृत संख्या का समुच्च कहेंगे। क्या कहेंगे? समुच्च कहेंगे, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे W करके आप लोगों को जहाँ दिए गए हैं तो यहाँ पे हो, इसका मतलब है पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। W माने होता है क्या? W माने होता है आप लोगों को होल नंबर। क्या होता है? होल नंबर होता है। होल नंबर मतलब कहने का मतलब आप लोगों को हो गया पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वही गिनती की संख्या में जीरो शामिल करेंगे तो पूर्ण संख्या होता है, तो वही पूर्ण संख्याओं का समुच्चय हो गया। अब Z माने होता है पूर्णांक संख्या, माने इंटीजर नंबर, तो पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा, है ना। अच्छा, Z प्लस, अब देखिए ये है Z है और Z प्लस है, तो प्लस आ जाएगा तो धनात्मक कह देना, धनात्मक पूर्णांक संख्या। इसे पूर्णांक केवल Z माने केवल कौची पूर्णांक, प्लस आ गया तो धनात्मक पूर्णांक, ठीक ना। माइनस आ गया तो क्या, सभी ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। ये भी बात आप लोग को याद रखना चाहिए। अब देखिए R है तो सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, कौची वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। R माने रियल नंबर, रियल माने वास्तविक संख्या, ठीक ना। अब यहाँ पे R प्लस है तो धनात्मक हो जाए, धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब R माइनस है तो यहाँ पे ऋणात्मक वास्तविक संख्या तो होगा ही, ठीक ना। तो चलिए इसके आगे जो आप लोग को बात करते हैं, इसके आगे अब देखिए, इसके आगे आप लोग को होता है Q। अब Q माने होता है आप लोग को ऐसे रेशनल नंबर माने प्रकृत संख्या होता है, तो यहाँ पे देखिए रेशनल नंबर आप लोग को पता है Q, तो Q माने परिमेय संख्या, लेकिन Q डबल बिंदु है ना यहाँ पे ये, तो इस तरह से परिमेय संख्याओं का समुच्चय। Q प्लस है तो धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय, Q माइनस है तो ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय, C है इस तरह का तो सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय। तो यूज करेंगे हम लोग बाद में, हम लोग को आएगा यूज करने के लिए, तो हम लोग बारी बारी से यूज करेंगे। अभी बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब देखिए समुच्चय के कुछ अन्य उदाहरण, समुच्चय के कुछ अन्य उदाहरण, तो समुच्चय के कुछ अन्य उदाहरण देखेंगे। यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कह रहा है 10 से कम सम प्रकृत संख्याओं का समुच्चय। अब देखिए 10 से कम है आ सम है, मतलब 2 4 6 8 सम है ना जी, 10 से कम भी है, तो ये समुच्चय जो है। अब देखिए हम तो बोले थे ना आप लोगों को, समुच्चय जो है शब्दों को कम कर देता है। अब यहाँ ले लेके यहाँ तक एकदम दिख रहा है आप लोग को समुच्चय, इतना शब्द, अब इतना के बदले देख लीजिए ना, इतने में हो गया काम। तो समुच्चय अच्छा है कि नहीं पढ़ना, देख लीजिए इतना हिंदी लिख रहे हैं ना, इतना के बदले मात्र इतना लिख दीजिए समुच्चय। तो यही नहीं बता रहे थे, भाषा को कम कर देता है और व्यापक रूप से होता है, साक्षात दिख जा रहा है कि सम संख्याओं का समुच्चय। अब यहाँ देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, तो इतना है, आएगो देखिए इतना है। अब बताइए भाषा कम नहीं हो गया, तो समुच्चय जो है भाषा को कम कर देता है। भारत की नदियों के समुच्चय, अगर जिसको मतलब भारत की नदियों के समुच्चय कर दिया, जिसको पता है, मान लीजिए हमको नहीं पता है, जिसको पता है तो वो लिख देगा कि नहीं लिख देगा सब। खैर ऐसा नहीं है कि मतलब साफा नदी को नहीं पता, नदी पता है, ऑल टू ऑल आप लोगों को अगर पता रहे, शायद किसी को पता हो सकता है कहीं से कोई जुगाड़ करके लिखे, तो सबके सब लिखेगा। तो कोई नहीं सर इसमें तो लंबा चल गया, बढ़ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाषा का यूज नहीं हुआ है, उसका रियल नाम का यूज हुआ है अव्यय के रूप में, कौची के रूप में, अव्यय के रूप में हुआ है ना। अब विभिन्न प्रकार के त्रिभुज, विभिन्न प्रकार के त्रिभुज जैसे भाषा का यूज हुआ है। अब देखिए विभिन्न प्रकार के त्रिभुज लिखेंगे ऐसे, एगो लिखेंगे कौची निम्नकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज, फिर लिखेंगे विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, और यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज। 6 प्रकार का लिखेंगे, यहाँ पे आप लोग कर लेंगे। तो इस प्रकार के आप समुच्चय बना लिए। अब देखिए 24 का भाज्य गुणनखंड, तो भाज्य गुणनखंड अगर करेंगे 24 का भाज्य गुणनखंड, तो देखिए 3 को 2 आएगा, आएगो 3 आएगा। लेकिन समुच्चय में लिखना है ना, तो आप लोग याद रखिएगा 2 और 3, माने एक के बार 2 लिखेंगे और एक के बार 3 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे बारात में आप लोग नाश्ता देते हैं ना, तो 2 जो है 3 बार आया है, तो 3 बार नाश्ता थोड़े देंगे, एक के बार नाश्ता दीजिएगा। यानी कहने का मतलब 2 को एक बार नाश्ता दे दिए और 3 को एक बार नाश्ता, मतलब बारात में नाश्ता देना है और किसी को 2 बार नहीं देना है और किसी को छोड़ना भी नहीं है, ये भी बात याद रखिएगा। तो हम देखिए हाथना में से किसी को छोड़े हैं जी नहीं ना, 2 को दिए हैं ना, 3 को भी दिए हैं। भले 2-3 बार मतलब 2-3 बार है तो एक ही बार देंगे। तो ये भी आप लोग को समुच्चय के रूप में एक ही बार लिखा जाता है, आप लोग को हम बता देते हैं। चलिए आगे यहाँ पे बढ़ते हैं आप लोगों को। अब देखिए अब यहाँ समुच्चय का प्रदर्शन, समुच्चय का प्रदर्शन मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, मतलब समुच्चय का प्रदर्शन। अच्छा ये बताइए
कोई भी घर में जैसे शादी होता है तो नई नवेली दुल्हन आती है, और नई नवेली दुल्हन जब आती है तो उसका रिप्रेजेंटेशन देने के लिए एक रूप दिया जाता है, एक रूप में लाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर के पड़ोस में के एक दादी आई है या बड़ी माँ आई है, तो आपकी मम्मी क्या कर मतलब उनको ले जाएंगी, आपने मतलब बहू से बोल देंगी कि जान रही हो बच्ची कि इनके घर के जो बगल वाला घर में है ना, जिनके घर से दूध आता है, वो आ रही हैं तुमको देखने या आपको देखने, मतलब मुंह दिखाई का रस्म जो होता है। तो बहू भी एक क्या करती है, घूंघटा ओढ़ के आती है, घूंघटा ओढ़ के आएगी, 2-3 में गोड़ लाएगी, तन से मुंह दिखाई तो ठीक है, दिखाई अपना ये जो बगल वाली आंटी है उसको पायल नहीं तो कोई गहना नहीं तो पैसा दे देती है मुंह दिखाई के रस्म में। होता है कि नहीं होता है? तो इस तरह का तो दुल्हन को भी रिप्रेजेंटेशन देने के लिए एक रूप लेना होता है। टीचर को मान लीजिए दिखाना है तो हम क्या माने भैंस लेकर मारते चलेंगे तो टीचर जैसा हम दिखेंगे, दिखाने के लिए एक रूप होता है कि नहीं टीचर का भी। तो उसी तरह से सबका एक रूप होता है, सबका प्रदर्शन माने रिप्रेजेंटेशन के लिए सबका एक अलग अलग रूप है कि नहीं है? तो यहाँ पे समुच्चय का भी मतलब प्रदर्शन करना है। तो समुच्चय को प्रदर्शन के लिए 2 विधियां हैं। कौन विधि है? 2 विधि का प्रयोग किया जाता है। पहला रोस्टर रूप, कौची रोस्टर रूप, और दूसरा समुच्चय निर्माण रूप। पहला रोस्टर रूप और दूसरा समुच्चय निर्माण रूप, 2 विधि से हम लोग समुच्चय को तैयार करते हैं ना, ये चीज आप लोगों को पता है। चलिए अब रोस्टर रूप के नाम से एक प्रसिद्ध है सारणीबद्ध रूप, उसी को कहा जाता है सारणीबद्ध रूप। एगो समुच्चय निर्माण रूप से मतलब फेमस है नियम रूप, तो इसको नियम रूप भी, लेकिन आप लोग सीखिए जानिए, कहिएगा रोस्टर रूप, एगो है दूसरा समुच्चय निर्माण रूप, ठीक ना। मतलब इंग्लिश में इसको रोस्टर फॉर्म, ये सेट बिल्डर फॉर्म, इसको इंग्लिश में सेट बिल्डर फॉर्म कहा जाता है। चलिए अब आते हैं आप लोग को यहाँ बताते हैं, क्योंकि आप लोग को जानकारी भी चाहिए। चलिए अब यहाँ पे देखिए सारणीबद्ध रूप या रोस्टर रूप। तो रोस्टर रूप हम कहेंगे, सारणीबद्ध आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। तो रोस्टर रूप, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, ठीक। इस विधि द्वारा समुच्चय को निरूपित करने के लिए उसके समस्त अवयवों को मंझले, यहाँ पे बिंदु होगा मंझले कोष्टक, मतलब मंझला कोष्टक कैसे होगा, मंझले कोष्टक के अंदर लिख दिया जाता है, मंझला कोष्टक के अंदर लिख दिया जाता है, तथा अवयवों को पृथक प्रदर्शित करने के लिए प्रत्येक 2 अवयवों के बीच कॉमा लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? कॉमा, माने प्रत्येक 2 के बीच में हम लोग कॉमा लगा देंगे। किसके अंदर लिखेंगे? तो मंझले कोष्टक के अंदर लिखेंगे। समुच्चय को ये चीज होता है, मंझले कोष्टक के अंदर लिखेंगे। अब पृथक करने के लिए जब अवयव उसके पृथक करना है तो कॉमा दे देंगे। जैसे देखिए राजस्थान शब्द के अक्षरों का समुच्चय। अब देखिए राजस्थान में आप लोगों को ए जो है 3 गो आया है, एगो यहाँ आया है ए, एगो यहाँ आया है और एगो यहाँ आया है। तो ए 3 बार है, लेकिन हम लोग एक बार ही लिखेंगे, ये बात याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे आर ए, अब ए को एक बार लिख दिए, फिर आगे आप लोगों को आर ए जे, जे हो गया, फिर ए आ रहा है तो ए नहीं लिखेंगे, फिर एस आ रहा है तो लिख दिए, टी लिख दिए, अच्छा उसके बाद एच लिख दिए, उसके बाद आप लोगों को ए आ रहा है तो ए नहीं लिखेंगे, एन लिख दिए। तो इस तरह से राजस्थान के समुच्चय लिख दिए। लेकिन आप ये बताइए तो समुच्चय के अव्यय ये सब क्या है? समुच्चय के अव्यय है, जैसे आर अव्यय है, ए अव्यय है, जे अव्यय है, एस अव्यय है, टी अव्यय है, एच अव्यय है, एन अव्यय है, सबके सब अव्यय है। और सब अव्ययों के बीच में क्या किया जाता है? तो कोमा लगा देता है। कोमा लगाया हुआ है कि नहीं? तो याद रखिएगा अव्यय के बीच में कोमा लगा देता है। किसके अंदर रखते हैं? तो मंझिला कोष्टक के अंदर लिख दिया जाता है। किसके अंदर? मंझिला कोष्टक के अंदर। तो ये बात याद रखिए, जैसे मंझिला कोष्टक के अंदर हम रखे हुए हैं, इस बात को देखें। चलिए अंग्रेजी के वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, तो ए ई आई ओ यू मंझिला कोष्टक के अंदर ही रखे हैं आप लोग को, और ये कॉमा के रूप में आप लोग को बता रहे थे ना मंझिला कोष्टक के अंदर रखेंगे। अभी पता चल गया कि नहीं? तो हर चीज समय से बारी बारी से पढ़ते चलेंगे, जानते चलेंगे, गहराई से पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कोई भी चीज की कमजोरी मिलेगा, मिल जाएगा तो ये बताइएगा। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे आप लोगों को 24 को विभाजित करने वाली सभी प्रकृत संख्याओं का समुच्चय। अब देखिए 24 को विभाजित, जिससे 24 कट जाए, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 8 से कटेगा, 12 से और 24 से, ये सब तो सबके सब लिख दिए कि नहीं? आप देखिए ये कॉमा के रूप में लिखे हैं, मंझिला कोष्टक के अंदर लिखे हैं। 15 से कम सभी विषम धनात्मक पूर्णांक होगा, तो 15 से कम भी है, विषम धनात्मक है, मंझिला कोष्टक के अंदर रखे हैं, और क्या रखे हैं? कॉमा दे के रखे हैं। लेकिन अब बताइए ये किस रूप में है? तो इसको रोस्टर रूप कहेंगे। क्या कहेंगे? रोस्टर रूप, यानी रोस्टर फॉर्म कहेंगे। रोस्टर फॉर्म में है, क्या है? रोस्टर फॉर्म में है ये, मतलब रोस्टर रूप, इसको इंग्लिश में रोस्टर
रूप। अब रोस्टर रूप में जानते हैं क्या करना होता है, केवल रोस्टर रूप में आप लोग केवल इस रूप में मैंने ऐसा का लिखिएगा, हिंदी नहीं लिखिएगा, हिंदी रहेगा भी ना तो ऐसे कर दीजिए, रोस्टर रूप में हो गया, इस तरह से लिख दीजिए रोस्टर रूप। रोस्टर रूप आसान लगता है लड़कों को, पढ़ने में मजा आता है, रोस्टर रूप आसान है एकदम देखने में भी, है ना। चलिए अब थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा जो है उसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि विद्यासागर सर बता रहे हैं आप लोगों को कि ये आसान लगता है, तो कोनो ना कोनो हो सकता है टेढ़ा लगता होगा, लेकिन हाँ ये बात आप लोग देख लीजिए, एक बात सुन लीजिए नोट में। अब नोट है तो नोट को थोड़ा सा अच्छा से सुनिए। अब नोट में क्या लिखा गया है, सारणीबद्ध रूप में समुच्चय को लिखते समय सामान्यतः किसी भी अव्यय की पुनर्वृत्ति नहीं की जा सकती है। पुनर्वृत्ति मैंने दोहरा नहीं सकते हैं, बोले ना नाश्ता बांटना है, किसी को दोबारा नहीं देना, किसी को छोड़ना नहीं। हाँ किसी को छोड़िएगा मत, सबको लिख दीजिएगा, लेकिन किसी को दोहराइएगा मत, मतलब पुनर्वृत्ति मत कराइएगा, है ना। भिन्न भिन्न अव्यय, भिन्न भिन्न वाले अवयव को लेते हैं, मैंने सभी क्या है, सभी भिन्न भिन्न अवयव को लेते हैं, सभी को लेंगे लेकिन किसी को पुनर्वृत्ति नहीं होने देंगे। ये बात भी है। कब, जब सारणी विधि रूप में लिखते हैं तब। सारणी विधि मैंने रोस्टर रूप में, रोस्टर रूप में लिखेंगे। जो आसान वाला विधि था अभी दिखा रहे थे, कोष्टवा के अंदर कॉमा दे के लिख रहे थे, उसमें दोबारा कोनो को नहीं लिखेंगे, ठीक ना। चलिए यहाँ पे आप लोग देखिए दूसरा, अब दूसरा जो है आप लोग को दूसरा नियम भी सीख लीजिए। इसको कहता है नियम रूप या समुच्चय निर्माण रूप, मतलब रूल फॉर्म नहीं तो सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म याद रखिएगा। इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब समुच्चय में अवयवों की संख्या बहुत अधिक हो। जैसे दे देंगे ना, तो मान लीजिए सेट ए में दे देंगे कि 1 करोड़ विषम प्रकृत संख्याओं का समुच्चय, आप कहेंगे रोस्टर रूप में लिखिए, तो जान रहे हैं आप कहेंगे सर आइए जब हम शादी ब्याह कर लेंगे ना तब आइए हम आपको लिख के दे देंगे। 1 करोड़ विषम संख्या के लिखने के लिए दे रहे हैं, बताइए, उसका पसीना छूट जाएगा। 1 करोड़ में से 50 लाख विषम मिलेगा, आपको तो पता है ना जी, आधा सम मिलता है आधा विषम, तो 50 लाख बेचारा लिखेगा, तनी मनी समझ रहे हैं जी। 50 लाख लिखबे नहीं करेगा, कामना के पन्ना पर लिखेगा, अपने पापा वाला पन्ना पर लिखेगा कि दादा वाला पे। 50 लाख लिखना पड़ेगा, इस कोष्ट में 50 लाख भरना है। अब सोचिए कैसे भरेंगे, तो इसलिए उस समय क्या लिखे, रोस्टर रूप नहीं लिखेंगे, उस समय क्या करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, मतलब समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे। ज़्यादा है ना, तो ज़्यादा रहता है तो समुच्चय निर्माण रूप में लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए कह देते हैं ना कि 50,000 प्रकृत संख्याओं का समुच्चय, तो यहाँ पे हिंदी जैसा लिख दीजिए। तो इसको समुच्चय निर्माण रूप को हम लोग हिंदी जैसा भी कहते हैं, मतलब हिंदी जैसा कह लीजिए, लिखा जाता है जब अव्यय बहुत अधिक होती है तब। इस विधि में सर्वप्रथम समुच्चय के समस्त अवयवों को किसी चर राशि x, कोची x मान लीजिए, x के प्रकट करते हुए, है ना, फिर मंझले कोष्ठक को मंझले कोष्ठक में x लिख कर प्रतीक ये वाला, चाहे ये भी दे सकते हैं, तो ये वाला मत दीजिएगा, ये वाला दीजिएगा, लगाते हुए तथा इसके बाद उस गुण को लिखते हैं। गुण माने जो चीज हो रहा है, प्रकृत संख्या है, विषम संख्या है, किसी का पूर्णांक है, किसी के भाजक है, कि गुणनफल है, क्या है, जिसे उसके अव्यय के संतुष्ट करते हो। माने हम लोग ऐसे कहने का मतलब पहले लिखेंगे इस तरह से, मंझला कोष्ठक के अंदर लिखेंगे x, तब x के बाद मतलब देख लीजिए, मैंने मंझला कोष्ठक में x लिख कर प्रतीक ये वाला लिखते हैं, मैंने 2 बिंदु वाला, तो 2 बिंदु वाला लिख दीजिए, ठीक। फिर कह रहा है x को बाद में गुण लिखते हैं, मैंने तो x प्रकृत संख्या है, और उसके अव्यय जो संतुष्ट करने वाला गुण लिखिए, कुछ तो अव्यय मान जाए, तो यहाँ मैंने 5,000 मैंने प्रकृत संख्याओं का गुणनफल चाहे जो भी बात लिखना है, अब यहाँ पे हिंदी में यहाँ पे बात लिख सकते हैं, तब मंझला कोष्ठ बंद कर सकते हैं। तो इस तरह से लिखा जाता है। जैसे हम देखिए, जैसे यहाँ पे लिख के आप लोग को दिखाया गया है, तो हम बता देते हैं आप लोग को। जैसे देखिए, अब यहाँ पे देखिए आप लोग को, जैसे दिया गया है भारत के नागरिकों का समुच्चय, भारत के नागरिकों का समुच्चय, तो यहाँ पे देखिए एक्स लिखा गया है, एक्स के बाद ये वाला चिन्ह है ना, तो ये वाला चिन्ह दीजिएगा, एक्स भारत के नागरिक, ये जो गुण लिखा गया है कोई चीज तो संतुष्ट कर जाए, नहीं तो भारत के एक्स जो है भारत के नागरिक है, और भारत में जितना नागरिक है ना सबका नाम लिखिए तो नहीं लिख पाइएगा जी, तो इसीलिए इसको रोस्टर रूप में नहीं लिखा जाता है, इसलिए इसको सेट बिल्डर फॉर्म यानी समुच्चय निर्माण रूप में लिख दिया जाता है। अब उतने में हो गया, नहीं तो उतना लिखने चलिएगा तो 140 या 145 करोड़ के आसपास लिखना पड़ेगा। 145 करोड़, और करोड़ बैठा लीजिए, उतना जनसंख्या वाला आदमी के नाम क्यों लिखेगा रोस्टर रूप में, तो इसलिए कभी कभी समुच्चय निर्माण रूप भी लिखना पड़ता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे उन सभी प्रकृत संख्या का समुच्चय जो 24 को विभाजित करता है, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से लिख देंगे
एक्स यहाँ पे मतलब जहाँ लिखेंगे एक्स, जहाँ एक्स एक प्रकृत संख्या जो 24 को विभाजित करती है, इसको जहाँ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जहाँ, ठीक ना। चलिए अब 10 से छोटी सम प्रकृत संख्याओं का समुच्चय निर्माण रूप में निम्न तरह से व्यक्त करते हैं। देखिए ऐसे लिख देंगे एक्स, जहाँ एक्स एक 10 से छोटी सम प्रकृत संख्या है। क्या है, सम प्रकृत संख्या, यही ना कर रहा है 10 से छोटी सम प्रकृत संख्याओं का समुच्चय। तो यही बतिया हम लोग लिख लिए हैं, लेकिन इस ये देना जरूरी है एक्स, और ये जो दो बिंदु मैंने लिख रहे हैं जिसको जहाँ पढ़ेंगे वो चीज़ देना जरूरी है, ये चीज़ होता है आप लोग को। तो इसके बाद जो है आप लोगों को आएगा, इसके बाद आएगा आप लोगों को समुच्चयों का प्रकार। अब देखिए समुच्चयों का प्रकार आप लोगों को, तो समुच्चयों का प्रकार जो है आप लोगों को अगले क्लास में हम देखेंगे, यानी अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अब इतना से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, सब लोग समझ लिया होगा। तो आप लोगों के लिए एक चीज़ बता देते हैं, जैसे आप लोगों के लिए ये चीज़ तो पता चल गया है कि विद्यासागर सर का जो भी क्वालिटी है, पढ़ाने की क्षमता है, और यहाँ पे जो पीडीएफ दे रहे हैं हर चीज़ के संपूर्ण नोट्स दे रहे हैं समझाते हुए। तो आप लोग को ये जो संपूर्ण नोट्स है मिलेगा कहाँ, तो मिलेगा आप लोग को वीर कोचिंग सेंटर, जो कि तेतराड़ा नहीं अब रोहतास हो गया है। अब पीडीएफ में भी रोहतास आप लोग को मिलेगा, वहाँ पे वीर कोचिंग सेंटर रोहतास। उसको ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा प्ले स्टोर का से, नहीं तो यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, क्लिक करके जो मैंने आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों को हर चीज़ का संपूर्ण नोट्स मिलेगा, डिजिटल नोट्स भी मिलेगा, आप लोगों को असाइनमेंट मिलेगा, एनिमेशन वीडियो मिलेगा, जैसे 3D वीडियो होता है ना साइंस का, सब 3D वीडियो देखिए, ऑल सब्जेक्ट का आपको एनिमेशन वीडियो मिलेगा। यहाँ पे आप लोग को टेस्ट देने के लिए मिलेगा, जैसे मान लीजिए आप टेस्ट दे मैंने पढ़ लिए, आप पढ़ने के बाद टेस्ट ही नहीं दिए तो क्या फ़ायदा। जैसे बारात में न्योता पूरा दिए और नाश्ते नहीं किए तो फायदा है जी जाने आने से, चाहे आदमी से मिलबे नहीं किए, बारात में न्योता पूरा दिए और घर से आदमी से मिलबे नहीं किए तो कोई फायदा नहीं है। तो उसी तरह से आप लोग पढ़ लिए, पढ़ने के बाद टेस्ट ही नहीं दिए तो कोई फायदा नहीं। तो ऐप पे आप लोग टेस्ट दीजिएगा मस्ती से, एकदम ऐसा ऐसा टॉपिक से क्वेश्चन निकाला गया है आप लोग को पूरा तरह से एकदम बेस्ट बनाने के लिए, आपको रिजल्ट को उस तरह से तैयार कर देगा आप लोग को। तो चलिए आप लोग ऐप पे आप लोग जुड़िए, ऐप से बने रहिए। और मेरा नंबर आप लोगों को एक लिख लेना चाहिए, नोट कर लेना चाहिए। मेरा नंबर है आप लोग को 8340453964, जो कि आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा। इस नंबर को आप लोग नोट कर लीजिए। इस नंबर पे आप लोग मैसेज या कॉल कर सकते हैं, कोई भी जानकारी आप लोग ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। हेल्प क्या लेंगे, आप लोग को ऐप में हर चीज़ जब मिल रहा है, डाउट सेशन भी आप लोग को मिलता है, होमवर्क भी मिलता है। खैर चलिए आप लोग को मिलते हैं आप लोग को अगले क्लास में। बस इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी लोगों के पास, ताकि सब लोग पढ़ना स्टार्ट कर दे मन लगा के अच्छे रिजल्टों के लिए। तो ठीक है, आप लोग को हम मिलते हैं अगले क्लास यानी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।